हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूं। तो आज हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट है जिसके अंदर मैंने उन्हीं 4 चैप्टर से क्वेश्चंस को डाला है जो 4 चैप्टर मैंने आप लोगों को कराए हैं: परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर आपने इन क्लासेस को अच्छे से नहीं देखा है तो उनको देखते रहिए ताकि आप इन प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन का आंसर भी बड़े आराम से दे पाएं। तो हर प्रैक्टिस सेट के अंदर मैं आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। टोटल 10 प्रैक्टिस सेट मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा इन 4 चैप्टर्स के। साथ ही आप लोगों का टाइम एंड वर्क का चैप्टर भी चल रहा है, समय और कार्य, उसकी भी 2 क्लास आप लोगों को मिल चुकी होंगी। तो वहां से आप लगातार क्वेश्चन करते रहिए। टाइम एंड वर्क के बाद मैं आपको एक चैप्टर कराऊंगा पाइप एंड सिस्टम्स, यानी नल और टंकी। लगभग दोनों चैप्टर एक जैसे हैं, कॉन्सेप्ट दोनों के एक जैसे हैं, तो दोनों चैप्टर ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे खत्म होने में। तो जब आपके वो दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं वापस उनके प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। यानी एक सीरीज चलेगी कि पहले आपके चैप्टर कंप्लीट होंगे 2 से 3 जो भी उस कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं, और जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको उन्हीं चैप्टर के प्रैक्टिस सेट रेगुलर फॉर्म में कराता रहूंगा। साथ ही 1 मार्च से रीजनिंग की क्लास भी शुरू हो रही है। टाइमिंग वही है, डेली आप लोगों के पास एक क्लास पहुंचेगी और टाइम सुबह का 9 बजे, यानी हर दिन आपको सुबह 9 बजे क्लास मिलती रहेगी। तो बढ़िया से पढ़ते रहिए। चलिए तो पहले प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, ए का 80% बराबर है बी के 50% के, तथा बी बराबर ए का p% है। तब आपको p का मान बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है: 160, 200 यानी 200, 250 और 150। तो आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए। ए का मान यानी ए का जो 80% है वो बराबर है बी के 50% के। आगे क्या कहा है, बी जो कंप्लीट है वो कितने के बराबर है, ए के p% के बराबर है। तब आपको p का मान बताना है। भाई सिंपली आपको क्या दिया गया, तो आपको दिया गया है कि ए का जो 80% है वो किसके बराबर है, वो बी के 50% के बराबर है। ठीक है, एक लाइन तो आपको ये दी गई है। दूसरी लाइन में आपसे क्या कहा गया कि ये जो बी है, जो बी की कंप्लीट वैल्यू है वो ए के p% के बराबर है। भाई यही तो कहा गया है। और फिर आपसे क्या पूछा गया है, आपसे p का मान पूछा गया है। देखिए बड़ा ही आसान है, आपको सिंपली क्या करना है, भाई यहाँ पर b कितना है 50%, जबकि b को अगर हम कंप्लीट कर देंगे तो वो किसके बराबर होगा, a के p% के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप इस 50% को 100% बना लें तो b कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब 50 में किससे मल्टीप्लाई कर दी, 2 से। तो b कंप्लीट बन गया। भाई b का 100% कितना होगा, तो वो कंप्लीट b होगा। तो अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई की है तो इस परसेंटेज में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप 80 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 160। तो लाइन क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी ए का 160% बराबर किसके हो जाएगा, बी के 100% के बराबर। यानी बी क्या बन गई है, बी एक कंप्लीट वैल्यू बन गई है। भाई प्रतिशत को हटाओगे, 100 नीचे लगाओगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बी एक कंप्लीट वैल्यू बन गई। और ये किसके बराबर हो गई है, तो ये ए के 60% के बराबर हो गई है, 160% के बराबर हो गई है। तो यही क्या होगा, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है, यही तो पी है। और इसका मान कितना हो गया, तो इसका मान हो गया है 160। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए होगा आपका सही आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यदि x प्लस वाई का 25% बराबर है x माइनस वाई के 50% के, तो y का कितना प्रतिशत x के बराबर होगा। भाई सिंपली आपको क्या दिया गया है कि x प्लस वाई का जो 25% है यानी 25% है वो किसके बराबर है, वो x माइनस वाई के 50% के बराबर है। ये लाइन आपको दी गई है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे 25 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगी। तो इधर क्या बचेगा, इधर आपका बचेगा x प्लस वाई। इधर क्या बचेगा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 2x माइनस 2y। ठीक है, x को x की तरफ अगर भेज देंगे तो भाई ये x है, ये 2x इधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के 2x हो जाएंगे। y को आप इधर लाएंगे तो माइनस का 2y, और ये y इधर आके ये भी माइनस का हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से बचेगा माइनस का x, और यहाँ से क्या बचेगा, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 3y। बस इतना काम आपको करना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, y का कितना प्रतिशत
x के बराबर है। तो अगर मुझे इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 100 से मल्टीप्लाई इधर भी कर लीजिए, तो भाई ये कितना हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा परसेंट में, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300y% में। तो आपसे क्या पूछा गया है, अधिक या कम नहीं पूछा गया, केवल पूछा गया y का कितना प्रतिशत x के बराबर है। तो भाई y का कितना प्रतिशत, तो आप आंसर क्या दे रहे होंगे कि 300% जो है वो x के बराबर है, यानी जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तब आपको बताना है कि जो दूसरे वाली संख्या है वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। वापस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो आपको बताना है कि दूसरी संख्या पहले संख्या से कितने प्रतिशत कम है। भाई सबसे पहले तो आप संख्याओं वाले क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखें कि जहां से तुलना की जाती है, जहां से कंपैरिजन की जाती है, आप उसी वैल्यू को क्या मान लीजिए, उसी वैल्यू को वास्तविक मान लीजिए, उसी वैल्यू को 100 मान लीजिए। तो भाई अगर मैं कहता हूं तुलना कहां से की गई, तो लिखा गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो जो तीसरे वाली संख्या है मैंने उसको क्या मान लिया, मैंने उसको 100 मान लिया, और तीसरी संख्या से क्या है, तो पहले वाली 30% कम है और दूसरे वाली 37 यानी 37% कम है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर 100 में 30 को मैं कम कर दूंगा, पहले वाली संख्या पर अगर मुझे जाना है तो 100 में मैंने अगर 30 कम कर दिया तो यहाँ पर कितना बचा, तो भाई ये बचा 70, तो ये पहली वाली संख्या आ गई। दूसरी संख्या इसी वाली संख्या से 37% कम है, तो भाई अगर 100 में से 37 को घटाओगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा आपके पास 63। अब आपसे क्या पूछा गया, पूछा गया दूसरी वाली जो संख्या है, जो ये वाली संख्या है, पहली संख्या से कितनी कम है, यानी इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो आपको प्रतिशत में बताना है, तो कम पूछा गया। तो भाई कम, अगर आप इधर से इधर को चलोगे तो क्या कम होगा, भैया आप 63 से 70 की तरफ को चलोगे तो क्या कम होगा, वो ज्यादा हो रहा है। आपसे पूछा गया है कितना कम है, तो कम की तरफ को ही चलना पड़ेगा, 70 से 63 की तरफ को चलना पड़ेगा, तभी तो कम की तरफ को चलोगे। तो आप बोलोगे भाई 7 कम है, कहां से 7 कम है, 70 से। परसेंटेज में पूछा है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 10 बार कैलकुलेट हुआ, ये कैलकुलेशन आएगी तो कितना आ जाएगा, 10% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है अंकित ने एक मोबाइल और एक लैपटॉप 40,000 रुपए में खरीदे। यदि उसने मोबाइल को 10% लाभ तथा लैपटॉप को 5% हानि पर बेचा और इस सौदे में उसे कुल 1% का लाभ हुआ, तो आपको बताना है कि मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो भाई आपको क्या क्या दिया गया है, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब दो अलग अलग वैल्यू दी जाए और उसकी एक कंबाइंड वैल्यू दी जाए तब आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो भाई सबसे पहले आप लिखेंगे फर्स्ट वाली परसेंटेज, फिर आप लिखेंगे सेकंड वाली परसेंटेज। तो पहले क्या था, पहला आपका मोबाइल है, दूसरा आपका लैपटॉप है। मोबाइल को 10% लाभ पर बेचा है, तो लाभ को किससे इंडिकेट करेंगे, प्लस से। जो आपका लैपटॉप है उसको 5% हानि पर बेचा है, तो अगर हानि है तो भाई मैंने आपको बताया था कि हानि को आप किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, इतना काम आप कर लेंगे। और फाइनली उसको क्या हो रहा है, तो उसको 1% का लाभ हुआ ओवरऑल, सारा कैलकुलेट करने के बाद। तो मैंने आपको तरीका बताया कि आप यहाँ से क्या निकाल के लाते हैं, आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकाल के लाते हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं, तो 10 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पर लिखेंगे कितना आया, 9। अब इन दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है भाई, ये -5 है और ये 1 है, तो बड़ा कौन होगा, 1 होगा। 1 में से आप माइनस करेंगे -5 को, ये मैंने आपको समझाया था प्रॉफिट लॉस में। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 नहीं आएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6। तो यहाँ पर आपने कितना रखा, 6 रखा। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ये किसी एक संख्या से कट जाते हैं तो आप इनको काट सकते हैं। तो भाई ये जो आपका कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकल के आया वो कितना आया, तो वो आया 2:3। और 2:3 का मतलब टोटल कितना हो रहा है, तो टोटल हो रहा है 5, और इसी 5 का मान आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया, तो वो आपको दिया गया है 40,000। क्या पूछा गया है, कोई भी कीमत आप निकाल सकते हैं। भाई अगर 2 की वैल्यू निकालेंगे तो मोबाइल के रेट निकल जाएंगे, 3 की वैल्यू निकालेंगे तो लैपटॉप के रेट निकल जाएंगे। फिलहाल हमें क्या करना है, हमें 2 का मान बताना है, यानी मोबाइल का हमसे पूछा गया है। तो आप कैलकुलेट करेंगे, 5 से कितनी बार कट रहा है, 8 बार, 5 × 8 = 40, आगे कितनी जीरो बची, 3।
2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 16,000। भाई ऑप्शन चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। लिखा है एक व्यक्ति ने 50 रुपए प्रति पेन की दर से 50 पेन खरीदे, यानी एक पेन की कीमत कितनी है 50 रुपए, और उसने कुल 50 पेन खरीदे हैं। यदि उसमें से 40 पेन को 5% हानि पर बेच दिया गया, तो आपको बताना है कि वो बाकी बचे हुए जो पेन है, भाई 40 पेन बेच दिए 5% हानि पर, तो कितने पेन बचे, अब 10 पेन बचे। तो पूछा गया है कि बाकी बचे हुए पेन को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल मिलाकर ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट हो जाए, उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करने में बड़ा ही शानदार तरीका बता रहा हूं। अदरवाइज आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, भाई पहले आप विक्रय मूल्य निकालेंगे कि जो 50 पेन उसने खरीदे थे वो कितना खरीदा है, 50 रुपए का एक पेन खरीदा है, तो टोटल 2500 रुपए की खरीद के लाया। फिर आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर आप 40 पेन का विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं केवल आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उसको फॉलो कीजिए। भाई क्या कहा गया कि 40 पेन जो उसने बेचे हैं, ये वाले 40 पेन, ये उसने कैसे बेच दिए, तो ये उसने 5% हानि पर बेच दिए। तो अगर हानि है तो 40 और 5 की मल्टीप्लाई करके लिखिए, कितना हो जाएगा 200, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जो 10% पेन बचे, जो 10 पेन बचे हुए हैं उनको कितने प्रतिशत लाभ पर वो बेचे कि फाइनली उसको क्या हो, फाइनली उसको 10% का लाभ हो। किस पर, जो उसके पास कुल 50 पेन थे उस पर उनको 10% का फाइनली लाभ होना चाहिए। तो आपने 40 लिखा, आपने 10 लिखा, दोनों का टोटल किया, कितना आया भाई 50 आया। ओवरऑल प्रॉफिट उसे 50 पेन पे कितना चाहिए, 10 का चाहिए। भाई दोनों को जरा कैलकुलेट करना, कितना हो जाएगा 50 धाम 500। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ये कितना हो गया 50 धाम 500 हो गया। और ये जो आपकी वैल्यू थी 40 पंजे 200, ये माइनस की है, क्यों, क्योंकि ये उसको लॉस हो रहा है, मैंने क्या लिखा है -5। तो 40 पंजे 200 ये किस में जाएंगे, माइनस में जाएंगे। तो आपको तो केवल ये वाली प्रतिशतता निकाल के बतानी है कि 10 पर जो 10 पेन उसके पास बचे हुए हैं उनको वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा। तो भाई फाइनली अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 50 की 10 में मल्टीप्लाई करके कितना आया 500। तो अब मुझे इसे टोटल को 500 बनाना है, वो भी पॉजिटिव वाला, प्लस वाला। तो कैसे बनाऊंगा, यहाँ पर कितना है माइनस के 200 है। सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर 700 कर दूंगा तो भाई 700 में से अगर आप -500 कर देंगे तो कितना बच जाएगा, -200 कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 500 बच जाएगा। भाई यहाँ 700 रखने के बाद अगर ये 200 मैंने यहाँ से घटा दिए तो यहाँ पर कितना बच गया, 500 बच गया, यही तो लाना है। तो अब ये जो 700 मैंने यहाँ लिखा है वो कब बन सकता है, जब इस 10 में किसकी मल्टीप्लाई कर दी जाए, भाई 70 की मल्टीप्लाई कर दी जाए। 10 में अगर 70 की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी तो 700 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो यही होगा आपका आंसर, यानी जो शेष 10 पेन बचे हुए हैं वो 70% लाभ पर बेच दे तो उसको फाइनली कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, बढ़िया सवाल है। लिखा है एक व्यक्ति 100 रुपए में 20 चीकू बेचकर 20% लाभ कमाता है। तो आपको बताना है कि उसने 100 रुपए में कितने चीकू खरीदे। भाई 100 रुपए जो आपको रेट दिया गया है ये खरीदने वाला नहीं है, ये बेचने वाला है। यानी 100 रुपए में उसने 20 चीकू को बेचा है और उसको 20% का लाभ हुआ है। तो भाई हमें सिंपल सी बात क्या पता है कि जो विक्रय मूल्य होता है, अगर मैं आपसे प्रतिशत में पूछता हूँ कि प्रतिशत में कितना होता है, तो भाई आप कहते हैं कि अगर लाभ होगा तो प्लस कर दो 100 में और हानि होगी तो माइनस कर दो, तो 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये जो विक्रय मूल्य प्रतिशत में आपके पास निकल के आएगा वो कितना आएगा 120। और इसी 120 का मान आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 100 रुपए। भाई ये विक्रय मूल्य है, और किसका विक्रय मूल्य है, तो 20 चीकू का ये विक्रय मूल्य है। यानी 20 चीकू को उसने 100 रुपए में बेच दिया तो उसको 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो आप कहेंगे कि अगर हमारे पास 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस आ जाए तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो भाई आपको पता है कि 100 का मान आपको निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। विक्रय मूल्य यानी 120 का मान आपको कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। भाई कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 120 गुना सीपी, और ये हो जाएगा 10,000। 4 जीरो आ जाएंगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गई, तो सीपी कितना आएगा 1000। नीचे कितना है आपके पास 12, कैलकुलेट करेंगे बनेगा 500/6, और कैलकुलेट करेंगे तो बन जाएगा 250/3। तो ये 250/3 क्या निकल के आया, ये 20 चीकू का कॉस्ट प्राइस निकल के आया। यानी इतने रुपए के उसने ये 20 चीकू खरीदे थे। आपसे पूछा गया है 100 रुपए में कितने खरीदे होंगे,
यानी 100 रुपए में उन चीकू की संख्या बतानी है। तो सिंपल है, आप क्या बोलेंगे भाई, हमें पता है कि 250/3 के यानी कितने के, वो कितने खरीद के लाया, तो 20 खरीद के लाया। तो भाई 100 के कितने खरीदे होंगे, तो आपको केवल कैलकुलेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं। भाई 100 की मल्टीप्लाई 2 में होगी, कितना बन जाएगा, 200। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क को आप कुछ भी मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने इसको x मान लिया, तो x के साथ क्या आ जाएगा, 25/3। भाई मल्टीप्लाई होगी क्रॉस, 25 से आप 200 को काटेंगे, 8 बार कटेगा, 8 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24। यानी 100 रुपए में उसने कितने चीकू खरीदे थे, तो भाई उसने आपके पास, उसने कितने चीकू खरीदे हैं, 24 चीकू उसने खरीदे हैं। बढ़िया सवाल है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए भी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लिखा है एक ही समय में कोई धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर पर 2200 रुपए तथा 8% साधारण ब्याज की दर पर 2320 रुपए हो जाती है। तो आपको समय ज्ञात करना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या दिया गया कि जब 5% की रेट थी तो ये जो मिश्रधन था वो कितना बन गया, वो 2200 रुपए बन गया। भाई ये मिश्रधन है, क्योंकि धनराशि जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो उसके अंदर ब्याज शामिल होता जाएगा। तो जब 5% की रेट थी तो कितना था, 2200 रुपए। समय आपके पास सेम है, यानी टाइम आपको जितना यहाँ पर है उतना ही आगे है, लेकिन यहाँ पर रेट कितनी हो चुकी है, 8%। और इस 8% रेट होने से ये अमाउंट कितना बन गया, तो ये 2320 रुपए बन गया। तो भाई मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं आपसे इन रेट का अंतर पूछता हूँ तो 5 और 8 तो कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे भाई 3% का अंतर है। और यहाँ पर कितना अंतर है, तो 2200 से 2320 होना, यानी 120 रुपए का अंतर आया है। क्यों, क्योंकि ब्याज की रेट बढ़ गई, तो रेट बढ़ गया तो ब्याज भी बढ़ गया। तो अगर 3% का मान 120 है तो भाई 1% का मान कितना होगा, कैलकुलेट करेंगे तो 1% का मान आएगा 40। अब ये मैंने क्यों निकाला है भाई, अगर 1% का मान 40 है, पहले ब्याज कितना मिल रहा है, 5%। तो अगर मैं इसमें से ब्याज को माइनस कर दूंगा तो खाली क्या बचेगा, मूलधन बचेगा। मूलधन बचेगा तो आप ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर लोगे कि कितना टाइम लगा। कैसे भाई, 1% का मान 40 तो 5% का मान कितना हो जाएगा, तो भाई आप बोलेंगे 5% का मान 200 हो गया। तो इसके अंदर इन 2200 रुपए में, ये जो 2200 रुपए हैं इसके अंदर 2000 रुपए का तो मूलधन है, ठीक है, और 200 रुपए का इसके अंदर क्या शामिल है, ब्याज शामिल है। भाई 5% की रेट पे 200 रुपए ब्याज इकट्ठा होता है, तो 2000 मूलधन और 200 रुपए क्या शामिल हुआ, ब्याज शामिल हुआ। तो ये आपके पास क्या आ गया भाई, आपके पास 100 का मान आ गया, क्योंकि आप मूलधन को कितना मानते हो, 100 मानते हो। और जो आपका ब्याज कैलकुलेट होता है रेट में, तो रेट में कैसे कैलकुलेट होता है भाई, जो भी रेट दी जाती है उसमें आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो आप बोल रहे होंगे कि भाई 100 का मान कितना है, तो 100 का मान है 2000, ठीक है। किसका मान निकालना है, रेट आपके पास 5% है, टी आपको फाइंड आउट करना है, और इसका ब्याज आप कितना निकाल के लाए हो, तो वो निकाल के लाए हो आप 200, यानी 5t का मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये टाइम आपको नहीं पता, कैलकुलेट करोगे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, 20 से 200 को काटोगे 10 बार कटेगा, 5 से 10 को काटोगे 2 बार कट जाएगा, तो आपका समय क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा 2 वर्ष। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, 2320 दिया गया है तो 1% का मान कितना आया, 40, तो 8% का मान कितना हो जाएगा, 320। तब आपका ब्याज कितना हो जाएगा भाई, देखिए मूलधन तो आपका 100 ही रहेगा, 100 का मान कितना है 2000, लेकिन 8 के साथ जब आप टी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्याज कितना बन जाएगा, 8t, और इसका मान कितना आएगा, तो वो आएगा 320। 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काटेंगे 16 बार कटेगा, 8 से काटेंगे 2 बार कटेगा। तो आप कहीं से भी आंसर को निकाल सकते हैं और आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। चलिए भी 8वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि साधारण ब्याज की दर 5% से घटकर 3.5% हो गई, 5 से घट गई 3.5 हो गई, तो ऐसा होने से क्या हुआ, ब्याज 105 रुपए कम हो गया। भाई सिंपल सी बात है, पहले रेट कितनी है 5%, बाद में कितनी हो गई 3.5। तो भाई अगर रेट घटी है तो सिंपल सी बात है कि ब्याज भी घटेगा, तो कितना घट गया, 105 रुपए घट गया। क्या पूछा गया है, मूलधन आपको निकालना है। तो भाई जितना इस रेट में डिफरेंस आया होगा उसी वजह से तो ये ब्याज कम हुआ, तो रेट में कितने का अंतर आया, तो आप बोलेंगे 1.5 का। भाई पहले 5 थी अब 3.5 हो गई, और इसी 1.5 का अंतर आने की वजह से क्या हुआ, ये कितना बन गया, ये 105 रुपए कम हो गया और घट गया।
क्या पूछा गया है, मूलधन पूछा गया है, तो 100 का मान निकाल देंगे भाई। कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट हटाओगे, जीरो लगाओगे, 15 से काटोगे 70 बार कटेगा, 70 की मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7,000 रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए भाई 9th क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए। लिखा है चक्रवर्ती ब्याज की किस दर पर 10,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष के बाद 13,310 रुपए हो जाएगी। तो भाई आपको मूलधन क्या दिया गया, तो मूलधन आपको दिया गया 10,000 रुपए। ठीक है, कितना होने के लिए कहा गया, 13,310 रुपए इसको होना है। कितने टाइम में होना है, तो 3 साल का आपको समय दिया गया। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट वाली क्लास में और थर्ड वाली क्लास में मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन करा के आया हूँ। मैंने आपको सिंपली बताया भाई ब्याज की दर पूछी है, तो सबसे पहले देख लीजिए क्या ये वैल्यू किसी से कट रही है, तो दोनों तरफ से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा 1,000, यहाँ से कितना बचेगा 1331। इसके ऊपर आप क्या लगाते हैं, तो इसके ऊपर आप अंडर रूट लगाते हैं। कितने साल है, 3 साल। तो इसका मतलब आपको क्यूब बाहर निकालनी है, 3 के जोड़े बना के बाहर निकालने हैं। तो यहाँ से जोड़ा बनाएंगे तो 10 का जोड़ा बनेगा, 10 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 की फिर 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,000 आता है। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये पेयर बनेगा 11 का, 11 की अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1331 आता है। बस आपको कितना काम करना है, प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला लगा दीजिए। भाई कितना बढ़ रहा है, 1 कहाँ से बढ़ा, 10 से। प्रतिशत में पूछा है तो किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपकी रेट आ जाएगी 10%। आई होप कि आपको क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हो और समझ में भी आ रहे हो। फटाफट आप लोग खुद भी कर सकते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन आपको कराता जा रहा हूं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है किस धनराशि पर 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 300 रुपए होगा। तो भाई ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करके आए हैं। वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। धनराशि आपसे पूछी गई है, आपको टाइम दिया गया है 2 साल का, और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का आपको अंतर दिया गया है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ये आपको कितना दिया गया, 300 रुपए दिया गया। ठीक है, आपको समय कितना दिया गया है, तो समय आपको दिया गया है 2 वर्ष का। रेट आपको कितनी दी गई है, तो रेट आपको दी गई है 10%। क्या बताना है आपको, आपको मूलधन यानी पी की वैल्यू बतानी है। तो भाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को प्रतिशतता को उठाएंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10 और 1/10। 2 साल चलाया, इसका मतलब मूलधन कितना हो गया, तो मूलधन हमारा हो गया 100। कितने साल पे कैलकुलेट करना है, तो भाई 2 साल पे कैलकुलेट करना है। पहले वाले पे अब आप ये सब चीजें समझ चुके होंगे। इसका मैं 1/10 निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर ये 10 है तो ये भी क्यों कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि ब्याज की दर सेम है। अब अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको वापस क्या करना है, अब आपको ब्याज पे ब्याज लेना है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपको वापस 10 का क्या निकालना पड़ेगा, 1/10। तो ये आपने निकाला, यहाँ पर कितना बच गया, 1 बच गया। जरा क्वेश्चन को पढ़िए। ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ की है, क्योंकि इसके नीचे आपका केवल अंतर आता है। तो आपको दिया गया है, यही अंतर आपको दिया गया है, यानी 1 का मान आपको कितना दिया गया, 300। भाई यही तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, और इसी का मान कितना है, 300 है। आपको क्या बताना है, मूलधन बताना है, यानी 100 का मान आपको कैलकुलेट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30,000 रुपए। नोट कर लीजिए एक बार। चलिए भाई आज का ये पहला प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों का कंप्लीट हुआ। 10 के 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऐसे आपने पहले नहीं किए, लेकिन वो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। जैसा पहला और दूसरा क्वेश्चन था, वो लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आप परसेंटेज को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप उन क्वेश्चन को भी बड़े आराम से समझ जाएंगे। भाई क्वेश्चन का कोई एंड नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, हर दिन नए क्वेश्चन बनते रहेंगे। अगर कॉन्सेप्ट आ गए तो फिर हमें उन क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बढ़िया से ये प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा, बताया हुआ है आपसे। अब इसके बाद 2 क्लास आएंगी आगे टाइम एंड वर्क की, और उन 2 क्लास के बाद वापस आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट आएगा। और जैसे ही टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम नल टंकी वाला चैप्टर कंप्लीट होगा, तब तक हम ये 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके होंगे, और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम्स वाले चैप्टर की। तो अगर आपको क्लास के कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, ये हमारा एक नई शुरुआत जो हमने की है प्रैक्टिस सेट की, आपको बढ़िया लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है।
खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइए और उनको बताइए कि जल्दी ही 1 मार्च से रीजनिंग की क्लास भी शुरू हो रही है, ताकि आप हम लोगों से जुड़े रहें। तो फिलहाल के लिए इतना ही है। थैंक यू।